संविधान के पिछले क्लास में हमने भाग 5 संघीय कार्यपालिका पढ़ना चालू किया था और उसका पहला टॉपिक ये था राष्ट्रपति और उसके सारे अनुच्छेद देखे थे। हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद नंबर 52 मेरा भारत का क्या है, राष्ट्रपति है। अनुच्छेद नंबर 53 में है कार्यपालिका की समस्त शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद नंबर 54 में पढ़ा था राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 55 हमने देखा था राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। इसी तरह हमने 56 में देखा था कार्यकाल, 57 में देखा था पुनर्नियुक्ति, 58 में हमने देखा था योग्यता और 59 में देखा था शर्तें, 60 में था शपथ और 61 में था महाभियोग और 62 में था राष्ट्रपति के नियुक्ति के समय निर्वाचन का समय। इसको पढ़े। इसके बाद हमने देखा कि भारत में अभी तक कौन कौन राष्ट्रपति हुए हैं। इसके बाद हमने राष्ट्रपति की विशेषता देखी, लेकिन राष्ट्रपति बनते कैसे हैं, है ना, उनके लिए योग्यता क्या चाहिए, उनका निर्वाचन कैसे होता है, इसके बारे में आज हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज भी हम भाग 5 संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत इसका चर्चा करेंगे और राष्ट्रपति का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता की कि राष्ट्रपति बनने। देखो, हम जब भी कोई फॉर्म भरते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें योग्यता क्या मांगा है ना, फिर उसका निर्वाचन प्रक्रिया कैसे है। निर्वाचन प्रक्रिया के बाद हम देखते हैं कि शपथ कौन दिलाएगा उसको काम करने के लिए। फिर शपथ लेने के बाद हम देखते हैं कि कितना साल काम करना पड़ेगा, जितना साल काम करेंगे उसको वेतन कैसे मिलेगा। इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हर संवैधानिक पद के बारे में भी हम इसी प्रकार चर्चा करेंगे कि कोई भी संवैधानिक पद है उसमें कौन जा सकता है, यानी योग्यता कैसे जा सकता है, यानी कि चुनाव प्रक्रिया, है ना। और चुनाव प्रक्रिया जाने के बाद उसको शपथ दिलाएंगे, शपथ दिलाने के बाद उसको बताएंगे कि तुमको कितना साल काम करना है, उसके बाद उसको बताएंगे कि तुमको कितना वेतन मिलेगा। तो उसी में प्रकार हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति की योग्यता को देखते हैं और ये योग्यता है अनुच्छेद नंबर 58 है। अनुच्छेद नंबर 58 में लिखा है राष्ट्रपति की योग्यता। ठीक है, राष्ट्रपति वह व्यक्ति बन सकता है जो भारत का क्या हो, नागरिक हो, यानी कि भारतीय नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, है ना, लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पे ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, है ना, समझ में आ रहा है। लाभ के पद का मतलब होता है ऐसे किसी भी पद पे नहीं होना चाहिए जिससे उसको सरकार की तरफ से क्या मिलता हो, पैसा मिलता हो, उसको बोलते हैं लाभ का पद। पागल का मतलब तो समझ गए कि पागल, है ना, जो मानसिक रूप से जो है सही नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, पागल। और जो बैंक से अपना लोन नहीं पटा पाता है ना, अपना कर्ज नहीं पटा पाता, इसी को क्या बोलते हैं, दिवालिया। जो पागल और दिवालिया ना हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति का क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। साथ ही एक योग्यता और होना चाहिए उस व्यक्ति में जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, उसको लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। उसमें क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। लोकसभा के सदस्य की क्या होनी चाहिए, योग्यता। सदस्य नहीं होना चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। क्लियर है। तो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वो इन योग्यताओं को रखेगा तो वो राष्ट्रपति का क्या लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। एक बार फिर से देखते हैं राष्ट्रपति की योग्यता किसमें लिखा है, अनुच्छेद नंबर किसमें लिखा है, 58 में। किसमें लिखा है, 58 में लिखा है। और इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वो कहाँ होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु का क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। और साथ ही उस व्यक्ति में लोकसभा के सदस्य बनने के सारे गुण होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का क्या लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। क्लियर है। अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देते हैं, यानी कि हम देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, और ये निर्वाचन मंडल को बताया गया है संविधान के अनुच्छेद नंबर 54। निर्वाचन मंडल के बारे में किसमें बताया गया, संविधान के अनुच्छेद नंबर 54। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के लोकसभा और राज्यसभा, यानी इसी को मिलकर क्या बोलेंगे, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी क्या होंगे,
निर्वाचित सदस्य सभी सदस्य नहीं, केवल जो चुनाव जीत के लोकसभा और राज्यसभा में गए हैं वही सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे, भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, या इसी को एक साथ बोल सकते हैं संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा ये पहला हो गया। दूसरा ये है कि सभी राज्यों के विधानमंडल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होंगे, भाग लेंगे। क्लियर है। तो संसद के सभी सदस्य यानी कि लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो ध्यान से पढ़ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य नहीं बोल रहा हूँ। सभी सदस्य में मनोनीत सदस्य भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल क्या बोल रहे हैं, निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, है ना, भाग लेते हैं। लेकिन क्या है, यही दोनों पर भाग लेते थे, लेकिन 70वां संविधान संशोधन 1992 क्या किया गया, 70वां संविधान संशोधन 1992। इसके बाद जो है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करने लगे, भाग लेने लगे, निर्वाचन में भाग लेने लगे निर्वाचित सदस्य। याद रखेंगे 3 है ना, कितने हैं, 3 हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य यानी कि संसद के सभी सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 70वां संविधान संशोधन 1992 से दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, राष्ट्रपति को चुनने में क्या करते हैं, अपनी भागीदारी देते हैं। क्लियर है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद नंबर 54 में लिखा गया है और इसी में बताया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति को वोट देने के लिए कौन कौन जा सकता है, तो लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 70वां संविधान संशोधन 1992 से दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है जा सकते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे, यानी कि निर्वाचन प्रक्रिया क्या देखेंगे, निर्वाचन प्रक्रिया जो लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 55, निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 55। देखिए क्या हो गया, फायदा हुआ नहीं हुआ। हमने कल क्या कर लिए हैं, सारे अनुच्छेद याद कर लिए कि अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 61 तक हम राष्ट्रपति के बारे में सारे अनुच्छेद याद कर चुके हैं। और वही अनुच्छेद जो है इधर उधर आ रहे हैं तो हमको याद होते जा रहे हैं। देखो हमने योग्यता किसमें पढ़ा था, 58 में, यहाँ बता दिया योग्यता किसमें लिखा है 58 में, निर्वाचन मंडल किसमें लिखा है 54 में, और निर्वाचन प्रक्रिया लिखा है किसमें 55 में। क्लियर है। तो देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन प्रक्रिया देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ना। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ये राष्ट्रपति का क्या कराता है, चुनाव कराता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष होता है, जनता भाग नहीं, जनता भाग नहीं, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होगा उससे 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक यानी कि समर्थनकर्ता और 15,000 रुपए की जमानत राशि ये जमा करना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति का क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। क्लियर है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव कराता है, अप्रत्यक्ष होता है यानी कि जनता भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देख लिया। और साथ ही जो है जो भी राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़ा होगा उससे 50 क्या लगेगा प्रस्तावक, 50 क्या लगेगा अनुमोदक, और जमानत राशि कितना जमा करेगा, 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करेगा। और ऐसा करने के बाद जितने उम्मीदवार खड़े हैं उन्हें 2 सप्ताह के प्रचार करने का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। जितना प्रचार करना चाहते हैं राज्यों में जाकर सांसदों से मिलकर वो क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। प्रचार करने के बाद जब चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वोट होता है, तो वोट डालने के लिए 2 जगह, एक देश की राजधानी यानी कि दिल्ली, और दूसरा स्थान होता है राज्यों की राजधानी। ठीक है। जितने सांसद हैं
वो दिल्ली में जाकर वोट डालेंगे और जो विधायक है वो अपने अपने राज्यों की राजधानी में जाकर वोट डालेंगे। लेकिन यदि इस व्यक्ति को अपना चुनाव स्थान यानी वोटिंग का स्थान बदलना है ना, मान लो कोई विधायक जो है घूमने के लिए, विधायक को कहाँ डालना है वो अपने राज्य की राजधानी में डालेगा, लेकिन वो कहाँ गया है, दिल्ली गया हुआ है और चाहता है कि मैं दिल्ली में ही राष्ट्रपति के चुनाव का वोट डालूं, तो वो अपना स्थान क्या करना चाहता है, बदलना चाहता है। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी सांसद या विधायक राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान अपना वोटिंग स्थान बदलना चाहता है तो वो निर्वाचन आयोग को 10 दिन पूर्व क्या करेगा, सूचना देगा। 10 दिन पूर्व सूचना देगा कि मैं फलाना जगह से वोटिंग करूंगा, ऐसे करके 10 दिन पूर्व जो है वो चुनाव आयोग को क्या करेगा, सूचना देगा। ठीक है, और सूचना देगा, ठीक है, सूचना देगा और फिर क्या करते हैं, वो अपना वोट डाल पाएगा। पहले जो है राष्ट्रपति के चुनाव जब भी होता था तो सारे सांसद होने चाहिए और सारे क्या होने चाहिए, विधायक होने चाहिए, तभी जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है ना। यानी कोई भी सांसद का पद खाली नहीं होना चाहिए और कोई भी विधायक का पद खाली नहीं होना चाहिए। जब तक खाली रहता था तब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता था। सारे पहले विधायक और सांसद का, पूरे देश के सांसद, पूरे देश के विधायकों का पूरा सीट ओपन किया जाता था, तब जाके राष्ट्रपति का क्या होता था, चुनाव होता था। यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है ना, निर्वाचन मंडल है, ये रिक्त नहीं होना चाहिए था। रिक्त स्थान होने पर भी अब क्या हो सकता है, चुनाव हो सकता है। पहले नहीं होता था, लेकिन 11वां संविधान संशोधन 1961, 11वां संविधान संशोधन 1961 से इसको बदल दिया गया। अब पद रिक्त हो चाहे मत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव होना है तो तब होना है और जितने लोग रहेंगे उतने लोग क्या देंगे, वोट देंगे। तो 11वां संविधान संशोधन 1961 से व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन मंडल में रिक्त होने पर भी चुनाव का क्या होगा, आयोजन होगा, चुनाव किया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था। 1961 के पहले पूरा सांसद होना चाहिए, पूरा विधायक होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा था, भाई आपको राष्ट्रपति का क्या करना है, चुनाव करना है, लेकिन कहीं सांसद का पद खाली है, कहीं विधायक का पद खाली है पूरे देश में, तो राष्ट्रपति के चुनाव को रोका नहीं जा सकता। इसीलिए संविधान संशोधन किया गया कि 11वां संविधान संशोधन 1961 की रिक्त होने पर भी चुनाव क्या होगा, किया जाएगा। क्लियर है, इस तरह से चुनाव होता है। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सामान्य साधारण चुनाव नहीं होता, वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। किस प्रणाली से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी, क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणी व अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, देखो हमारे यहाँ जब चुनाव होता है सरपंच का, विधायक का, जितने लोग खड़े रहते हैं, है ना, जितने लोग खड़े रहते हैं उनमें से किसी एक को हम वोट देते हैं और जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो क्या हो जाता है, जीत जाता है ना, वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें विधायकों का अलग मत होता है और सांसदों का क्या होता है, अलग मत होता है। मत मूल्य निकाला जाता है और मत मूल्य के हिसाब से क्या किया जाता है, गणना किया जाता है। तो एक सांसद का मत मूल्य जो है ना, एक सांसद का मत मूल्य जो है ना, पहले विधायक का लेते हैं। विधायक का जो मत मूल्य है, एक विधायक का मत मूल्य जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटों की गिनती नहीं होती, वोटों का क्या निकाला जाता है, मूल्य निकाला जाता है। यानी दो ही लोग दिलाएंगे, या तो विधायक वोट डालेगा और कौन डालेगा, सांसद वोट डालेगा। तो विधायक के मत का क्या मूल्य होता है वो कैसे पता चलता है, तो राज्यों की कुल जनसंख्या बटा राज्यों में विधानसभा के सीटों की संख्या गुणा 1000 क्या होता है। जिस भी राज्य के विधायक का मत मूल्य निकालने हैं तो राज्य की कुल जनसंख्या को भाग दिया जाता है, जिससे उस राज्य के विधानसभा के सीट से, विधानसभा सीट और गुणा 1000 गुणा क्या किया जाता है, 1000। इस तरह से एक विधायक का क्या निकलता है, मत मूल्य निकलता है। एक विधायक का क्या निकलता है, मत मूल्य निकलता है कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य गुणा 1000। अब यदि सांसद का मत मूल्य निकालना है तो उसमें निकाला जाता है सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य का योग, सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य का योग बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। क्या निकाला जाता है, सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य का योग और बटे संसद में
निर्वाचित, संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इस तरह से जो है एक संसद का क्या निकाला जाता है, मत मूल्य निकाला जाता है। इस तरह से एक संसद का क्या निकाला जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मत मूल्य निकाला जाता है। ठीक है, अब ये मत मूल्य निकाला जाता है, ठीक है, मत मूल्य निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में ये 4 लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, ये मत मूल्य निकाल दिया गया। मत देखो, जब मत मूल्य निकाला जाता है तो ऐसे निकाला जाता है कि जब एक है इन चारों को वोट देने जाएगा तो किसी को वोट देके नहीं आएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मेरा ये पहला पसंद है, ये दूसरा पसंद है, ये चौथा पसंद है, ये तीसरा पसंद है। फिर दूसरा व्यक्ति जाएगा, वो बोलेगा ये मेरा दूसरा पसंद है, ये पहला पसंद है, ये तीसरा पसंद है, ये चौथा पसंद है। ऐसे करके सबको अपने पसंद के हिसाब से वरीयता है कि मेरे नजर में ये राष्ट्रपति बनने के पहले काबिल है, दूसरा काबिल है, तीसरा, ऐसे करके हर सांसद जो है उम्मीदवार होंगे उनको क्या करेगा, वोट करेगा। ठीक है, इसके बाद उनका मत मूल्य निकाला जाएगा। अब जितना मत मूल्य है, जितना मत मूल्य है उसमें जो जीतने वाला है, मान लो जितना मत मूल्य 100% है, इसमें इसको मिल गया कितना, 40, इसको मिल गया कितना, 30, इसको मिल गया कितना, 20, और इसको कितना मिल गया, 10, इसको कितना मिल गया, 10, ऐसा मिल गया है। तो यहाँ पर ये 40 वाला जीत जाएगा ऐसा नहीं है, पहले ये नीचे वाला 10 है, इसको ऊपर के तीनों में बांटा जाएगा। ठीक है, तो मान लो इसको मिल गया 3, इसको मिल गया 3, इसको मिल गया 3, तो ये हो गया 43, ये हो गया 33, और ये हो गया क्या, 23। अभी भी वो ज्यादा है, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं है। ज्यादा होना चाहिए और 50% से ज्यादा होना चाहिए, तभी उसको क्या माना जाएगा, जीत माना जाएगा। लेकिन अभी भी ये दूसरा है, इसको फिर बांट देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 11, और इसको मिल गया 11। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, इसका 54, और इसका कितना हो जाएगा, 44। तो ये देखो अब पहले का मतवाला जो है ज्यादा पाया है और 50% से भी ज्यादा है, तो इस कंडीशन में इसको राष्ट्रपति क्या कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा। इसी पद्धति को बोलते हैं एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाती है किसकी, राष्ट्र। लेकिन अगर ये ऐसा हो, ये ऐसा होता, मान लो कि ये 3 लोग खड़े हैं, ए बी सी खड़े हैं, ये 10 पाया तो इसको 3 बार है ना, 5 बांट दिए, 5 क्या कर दिए, बांट दिए, तो ये 45 हो गया, और ये कितना हो गया, 35 हो गया। ये ज्यादा पाया है, लेकिन 50% से ज्यादा है क्या, नहीं। ऐसे कंडीशन में इसको राष्ट्रपति ना बनाकर दूसरी वरीयता वाले को क्या बना दिया जाता है, राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ऐसा भारत में एक बार हुआ है 1959 में, कब हुआ है, सॉरी 1969 में, जब नीलम संजीव रेड्डी वर्सेस किसके बीच चुनाव था, विवेक गिरी। तो इसमें जो है नीलम संजीव रेड्डी ज्यादा वोट पाए थे, ज्यादा मत मूल्य पाए थे, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं था, इसलिए दूसरी वरीयता के राष्ट्रपति बना दिया गया था, इसको विवेक गिरी। क्लियर है। तो इस तरह से राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का क्या होता है, विवाद होता है, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति होती है, तो हम जो है कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ऐसा जो है संविधान में लिखा है। क्लियर है। तो ये था राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। इसका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसको 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपए की जमानत राशि मिलती है। उसको प्रचार के लिए 2 सप्ताह का टाइम दिया जाता है और वोट डालने के लिए 2 स्थल होते हैं, देश की राजधानी दिल्ली और राज्यों की राजधानी। यदि कोई व्यक्ति जो है या सांसद विधायक अपना वोट का स्थान बदलना चाहता है तो निर्वाचन आयोग को 10 दिन में क्या करता है, सूचना देता है। 11वां संविधान संशोधन 1961 से राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के रिक्ति होने पर भी क्या किया जा सकता है, कराया जा सकता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणिक अनुपातिक मत पद्धति के आधार पर होता है, जिसमें वोट की नहीं, वोट के मूल्यों की गिनती होती है और एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है राज्यों की कुल जनसंख्या बटे राज्यों के विधानसभा की सीट गुणा 1000 से, और वही संसद का मत मूल्य निकाला जाता है सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य का योग और संसद के निर्वाचन सदस्यों की संख्या के निकाला जाता है। ठीक है। और जो भी मत मूल्य होगा, जो सबसे ज्यादा मूल्य पाएगा और टोटल का 50% से ज्यादा पाएगा, उसको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा मत मूल्य मिलने पर भी यदि 50% से ज्यादा नहीं है तो दूसरी वरीयता वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। जैसे 1969 में हुआ था नीलम संजीव रेड्डी वर्सेस विवेक गिरी के
चुनाव में। क्लियर है? तो इस तरह हमने राष्ट्रपति का क्या देखा, निर्वाचन प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ को यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद नंबर 60 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 60 में बताया गया है राष्ट्रपति का शपथ। तो ये है कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। किसका होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। और यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे सीनियर वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम किसका होता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। क्लियर है? और याद रखना, जितने भी संवैधानिक पद है वो ये शपथ देते हैं कि हम संविधान में लिखे गए कानूनों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति जो है संविधान की रक्षा करने का शपथ देता है। किसका शपथ देता है? संविधान की रक्षा करने का क्या लेता है, शपथ लेता है। याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में अनुच्छेद नंबर 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। और राष्ट्रपति जो है वो संविधान की रक्षा करने की क्या लेता है, शपथ लेता है। अब बात करते हैं किसका, कार्यकाल। इसकी बात करते हैं, कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 56 में। अनुच्छेद नंबर किसमें लिखा गया है, 56 में लिखा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा कितने वर्ष का, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। और 5 वर्ष से ज्यादा वो तभी बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी कि दूसरा राष्ट्रपति ना आ जाए, है ना। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रखा जाता। राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का क्या हो जाता है, चुनाव हो जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश नए राष्ट्रपति नहीं आए हैं तो वो 5 साल के कार्यकाल होने के बावजूद भी क्या होगा, बना रहेगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भी यदि कोई नया राष्ट्रपति, उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति नहीं आता है तब तक वो पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। और 5 वर्ष से ज्यादा कब रह सकता है, जब उसका उत्तराधिकारी यानी कि नया राष्ट्रपति जो है नहीं आएंगे तब तक वो अपने पद पर क्या रहेगा, बना रहेगा। क्लियर है? यदि किसी राष्ट्रपति की आकस्मिक निधन हो गया, त्याग पत्र दे दिया, यानी राष्ट्रपति का पद अचानक से क्या हो गया, रिक्त हो गया। राष्ट्रपति का पद अचानक से क्या हो गया, रिक्त हो गया। तो जो नया राष्ट्रपति आता है वो अपने पूरे कार्यकाल के लिए आता है, बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आता। जैसे मान लो 1900 हमने पढ़ा था कि 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र प्रसाद। 62 से राष्ट्रपति कौन थे, 67 सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब 67 से लेकर 69 तक राष्ट्रपति थे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जबकि उनको 67 से कहां तक रहना था, 72 तक रहना था। लेकिन उनके पद में रहते हुए क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जो मृत्यु हो गया तो वो जो नए राष्ट्रपति आए 69 से लेकर 74 तक वो बीडी थी, ये अपने पूरे कार्यकाल में लिया। यही बताना चाहता था कि जब कोई रिक्त पद के मतलब राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाता है और नया राष्ट्रपति आता है, 6 महीने के अंदर क्या कराना पड़ता है, नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ता है। यदि राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है और जो नया राष्ट्रपति आता है वो अपने पूरे कार्यकाल के लिए आते हैं। कितने साल के लिए आएगा, 5 साल के लिए आएगा। और एक व्यक्ति कितने बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ये अनुच्छेद नंबर किसमें लिखा है, 57 में नियुक्ति के बारे में लिखा था। तो एक व्यक्ति जो कितने भी बार का बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन की। राष्ट्रपति के वेतन की, ठीक है, कहां पे लिखे हुए थे, यहाँ पे। चलो यहाँ पे बात राष्ट्रपति के वेतन के बारे में। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो केंद्रीय संचित निधि से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है, केंद्रीय संचित निधि से दिया जाता है। और इसका फैसला कौन करता है, संसद। कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा ये संसद तय करता है। और कहां से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। और इसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अब राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है इस पर डिस्कस करते हैं।
तो 2008 तक, 2008 से पहले, 2008 से पहले किसको मिलता था, राष्ट्रपति को मिलता था कितना, 50,000 रुपए प्रति महीना। कितना मिलता था, 50,000 रुपए प्रति महीना 2008 से पहले। 2008 के बाद एक महीने लगा 1,50,000, 1,50,000 रुपया इनका वेतन हो गया। और 2018 से इनका वेतन अभी वर्तमान में कितना, 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया प्रति महीना। तो 5 लाख रुपया प्रति महीना इनका वेतन है, जो संसद के द्वारा निर्धारित किया गया है और केंद्रीय संचित निधि से दिया जाता है। क्लियर है, केंद्रीय संचित निधि से दिया जाता है। और राष्ट्रपति का जो वेतन है वो टैक्स फ्री होता है, यानी कर मुक्त होता है। क्लियर है, तो इस तरह हमने राष्ट्रपति का क्या देखा, योग्यता, उसका निर्वाचन मंडल है ना, उसका निर्वाचन प्रक्रिया, साथ ही हमने देख लिया शपथ, कार्यकाल और क्या देख लिया, वेतन। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पद में आ गया है तो उसको कितना वेतन मिलेगा, 5 लाख रुपया वेतन मिलेगा। तो बस इसको 5 लाख रुपया वेतन लेने दो। इसका पद त्याग कैसे होता है, ये अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है, यदि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसको पद से कैसे हटा सकते हैं, ये सब जानेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना है।